वुमेन को आगे बढ़ने के लिए कितने बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं। उसी तरह मुझे लगता है कि एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी हमें आगे बढ़ना है तो हमें अनेक ऐसे बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा ही। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होगा, वो तो हमें हमेशा सीखना है। अच्छा, आपने 2014 में स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, कुछ चेंजेस देखे आपने? बहुत चेंजेस देखे। 2011 में 2 दिसंबर को ऑफिस जाने के लिए स्कूटर लेकर और मेरा एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। कोई भी प्लेयर आता है वो ओलंपिक का एक प्लेयर, पैरालंपिक्स का, दोनों को सेम वे पे जो रिवॉर्ड होते हैं तो गवर्नमेंट सेम है वो भी? अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको आपका एजुकेशन भी फिनिश करना है, आपको नए नए हॉबीज भी फाइंड करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो नंबर 1 पे लड़ रहे होते हैं जब प्लेयर, है ना? किसी को भी जीतना है, हारना किसी को पसंद नहीं है। चल सके तो मेरे साथ चल जिंदगी, वरना अपना रास्ता। हाय, हेलो, नमस्ते। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। कविशाला का एक नया इनिशिएटिव है बिग जर्नी। हम प्रयास करते हैं कि जो कहानियां, जिन व्यक्तित्वों को देखकर, जिन कहानियों को देखकर हम प्रोत्साहित होते हैं, किसी भी तरीके से हमारी लाइफ में कुछ परिवर्तन आता है उन कहानियों की वजह से, उन कहानियों के पीछे जो व्यक्तित्व है उसके उससे बातचीत करें, उसकी कहानियों तक पहुंचा पाए। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं मानसी जोशी मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला में। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से इनिशिएटिव का नाम बिग जर्नी है, तो मैं आपकी यात्रा से शुरुआत करूंगा कि अगर आपके प्लेयर बनने की या स्पोर्ट्स में आने के पहले तक की यात्रा की बात करें तो वो क्या जर्नी है, कहाँ से शुरुआत होती है, और एंट्री आने के पहले तक आप क्या कर रहे थे स्पोर्ट्स के अलावा? तो मेरी जर्नी शुरू हुई, मैं स्पोर्ट्स पर्सन, आज के डेट पे तो मैं स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को कहती हूँ, तो पैरा एथलीट फुल टाइम ट्रेन करती हूँ। पर इससे पहले मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। मैंने मेरा ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया था। 2010 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। और उससे पहले मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स की तरफ काफी रुचि रही। स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट, सब की तरफ स्पोर्ट्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट रहा। और मैंने बहुत स्कूल में, अपने कॉलेज में, हर जगह अपने आप को रिप्रेजेंट करके हमेशा टॉप में रहती थी। तो ये मेरे एक्सीडेंट के पहले की स्टोरी है। फिर 2010 में मेरा इंजीनियरिंग फिनिश हुआ और मैंने ऑफिस, मुझे एक जॉब मिली सॉफ्टवेयर कंपनी में। अगर उसकी पहले ही थोड़ा बात कर रहे हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मतलब जैसे थोड़ा लोग कंफ्यूज रहते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र। तो मैं मुंबई से हूँ और मेरी पूरी एजुकेशन, मेरा पूरा स्कूलिंग मुंबई में रहा। मेरा सारा एजुकेशन, इंजीनियरिंग, जॉब, सब कुछ मुंबई में ही रहा। और मैं अनुशक्ति नगर एरिया में से हूँ। ठीक है। शायद आपको बता रहे थे कि जॉब लगने पहले 2010 में आपका जॉब लगा शुरू। हाँ, और 2011 में तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। और बैडमिंटन क्योंकि मेरी हमेशा रुचि थी, तो मैं वो स्पोर्ट्स में हमेशा, मैं स्पोर्ट्स ऐसे डॉक्टर को भी कहती थी कि मैं किस तरह से वापस खेलूंगी, तो डॉक्टर कहते थे कोई नहीं, तुम तो कोई भी पहाड़ चढ़ सकती हो, तुम चाहो तो तुम माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकती हो। एक्सीडेंट के पहले जो है बैडमिंटन में एक्टिव थे, किस तरीके से खेल रहे थे? किस मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलती थी। क्योंकि मेरा कोई एम्बिशन नहीं था आगे बढ़ने का, तो मैं डिस्ट्रिक्ट में हमेशा नंबर गोल्ड मेडलिस्ट या सिल्वर मेडलिस्ट रही। तो मुझे, क्योंकि मैं मुंबई से बिलोंग करती थी, तो डेफिनेटली स्टेट लेवल पे खेलने का मौका तो मिलता ही था। पर क्योंकि मेरा वो वैसा इंटरेस्ट नहीं था स्टेट लेवल एथलीट या वैसा बनने का, और मैं वो टाइम पे स्टेट्स के लिए मैं 10th और 12th के टाइम पे सिलेक्ट हुई थी। तो फिर मैंने मेरी 10th और 12th का जो हमारा वो टाइम पे प्री बोर्ड्स हुआ भी करते थे, तो ऐसा होता था कि अगर आई मिस माय प्री बोर्ड्स और मैं खेलूंगी, तो हमने हमेशा सोचा कि मैं तो अपना प्री बोर्ड्स ही खेलूंगी सारा। तो इसकी वजह से मैं स्टेट लेवल एथलीट तो नहीं बन पाई कभी, पर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलीट थी। ऐसा कुछ अगर मतलब वो एक बहुत बोलते हैं कि अंधेरे वाला वक्त होता है, बट अगर एक्सीडेंट किस तरीके से क्या था, वो मतलब क्या हुआ उस टाइम? मैं दिन 2011 में 2 दिसंबर को ऑफिस जा रही थी मेरे स्कूटर लेकर, और मेरा एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। सुबह 8:30-9 बजे आया और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, और ये सब करते करते मेरा 5:30 बजे मेरा ऑपरेशन शाम को स्टार्ट हुआ। तो काफी टाइम चला गया। मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें प्रॉपर सर्विसेज मिले, हॉस्पिटलाइजेशन, बट देन इमरजेंसी में बहुत डिफिकल्टी रहा। और मेरे फैमिली के लिए भी बहुत डिफिकल्ट टाइम था। तो 45 डेज हॉस्पिटल में मैं रही। मेरी टोटल
टोटल 6 सर्जरीज हुए, उसमें से 2 एम्पुटेशन सर्जरीज हुए और फिर मैं घर आ गई। बट घर आना थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि एक डिसेबिलिटी के साथ आई थी, तो एक नई जिंदगी नए तरीके से शुरू करनी थी, तो वो सारे चैलेंजेस रहे शुरुआत। अच्छा, अभी आगे हम थोड़ा आगे बात करेंगे। मुझे लगता है कि आपसे जब पहले बात हुई थी तो आपने किसी नाम का जिक्र किया था आपने कि जब जिस टाइम पे आपका रोड एक्सीडेंट हुआ। मैं उसका यहाँ पे इसलिए फोकस करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो रोड एक्सीडेंट हो गया होता है उनका, बट उनको कोई भी हॉस्पिटल लेके नहीं जाता है। उस समय पे आपका भी एक जद्दोजहद रही, किसी नाम का जिक्र किया था आपने, क्या था वो, किस तरीके से उनकी जद्दोजहद क्या थी, मतलब किस तरीके से वो हॉस्पिटल लेके नहीं जाते? तो मेरा जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ मेरे पीछे एक बस थी, मुंबई की BEST बस। उस बस में एक लड़की थी स्वर्णिमा। वो लड़की छोटी थी, मुझसे जूनियर थी, पर मैंने अपने आप में मैंने हेलमेट इसके पहले आपको नहीं जानती थी? मैं उससे नहीं जानती थी। हाँ, मतलब हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, बट वो मेरी बहन को जानती थी, मेरी छोटी बहन को। तो हाँ, एक्सीडेंट स्पॉट पे हूँ, मैंने अपना हेलमेट निकलवाया, उसको बोला निकालने में हेल्प कर। मेरा फेस तो मैं पुणे से थी, तो पुणे में मतलब पूरा हम कवर करके रखते थे फेस को एकदम ऐसे बांध के, वो सब भी मैंने उसको बोला दुपट्टा थोड़ा हेल्प कर निकालने में। तो उसने जैसे निकाला, बोलता आर यू नुपुर सिस्टर? मैंने कहा हाँ। तो बोलते ओ शी इज माय सीनियर, आई नो हर। फिर ऐसे करके हमारी फ्रेंडशिप हुई। बट हाँ, तो वो थी वहां पर। और फिर मेरी फ्रेंड है अंकिता, उसके फादर भी वहां थे। मैंने स्वर्णिमा को बोला ये मेरे बैग के अंदर मेरा फोन है वो, और ये मेरा लैंडलाइन नंबर है, ये डायल करके प्लीज फोन करके मेरे पेरेंट्स को बुला लो। उसने वो सब किया, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया एक्सीडेंट स्पॉट पे। फिर मैंने भी उससे फोन लेकर अपने घर पे बात किया, मैंने मम्मी को बोला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और प्लीज या किसी को भेज दो। तो मेरे पापा भी 10 मिनट में तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं लेकिन स्वर्णिमा नहीं लोग। हाँ नहीं, मैं तो वही कहना चाहती हूँ कि आज लोगों को लगता है कि एक्सीडेंट विक्टिम्स में हम अगर जाएंगे किसी को हेल्प करेंगे तो हम भी फंस जाएंगे, हमारा टाइम चला जाएगा, हमको स्टेटमेंट्स देना है, हमको कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाएंगे। बट अभी ऐसा कोई रूल नहीं है। गवर्नमेंट ने भी ऐसे कुछ सालों पहले ही ऐसी एक बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, जिसके तहत हम किसी को भी रोड एक्सीडेंट को मदद करे विक्टिम्स को, तो उल्टा उनको अप्रिशिएट किया जाता है और उनको कोई कोर्ट कचहरी में या उसमें कहीं जाना नहीं पड़ता, ताकि क्योंकि जो इंसानियत है, जो हमारे इंसानियत की जो सच्चाई है, वो तो एक दूसरे को मदद कर, दूसरों के हार्ड टाइम्स में मदद करनी ही है। और अगर हम हमारी सोसाइटी और पॉलिटिक्स अगर हमें प्रिवेंट करता है ऐसे कुछ चीजों से, तो वो क्यों करना है? तो आई थिंक गवर्नमेंट का ये जो न्यू बिल और ये जो रूल है वो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद मैं तो चाहूंगी कि आप सब जो भी ये सुन रहे हैं प्रोग्राम, उन सबको कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल ऐसा सोचे मत कि आप को कहीं फंसना पड़ेगा। उल्टा आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप किसी के भी साथ हो सकता है ऐसा एक्सीडेंट। ये लोगों के अंदर डर होता है, मुझे लगता है कि जिनके अंदर भी कंफ्यूजन इस तरीके का, उनको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, अगर बात करें, आप घर आ गया होगा तो जो ये टर्म है कि पैरा प्लेयर्स या मतलब पैरा वर्कर्स, ये आपका इंट्रोडक्शन किस तरीके से हुआ इन स्पोर्ट्स में? तो मैं स्पोर्ट्स मेरे रिहैब के लिए खेलती थी। मैं मजे के लिए खेलती थी। मेरी वॉकिंग परफेक्शन करने के लिए, क्योंकि वो टाइम पे मैं स्टिक यूज करती थी, और स्टिक से हमेशा जब हम चलते ना तो नीचे दिखता रहता है। और हम रोड पर कहीं भी चले, आप तो जानते हैं हमारे फुटपाथ्स तो इतने अच्छे हैं नहीं कि हम हमेशा उस पर चल पाए, बट मैं तो चलने की बहुत शौकीन, तो मैं चलने के लिए निकलती थी, पर हमेशा जब भी चलना है तो नीचे देख के चलना पड़ रहा। मुझे लगा था कि कितनी पूरी जिंदगी नीचे देखने से मेरा कॉन्फिडेंस कहीं कम हो गया, तो मैं तो जब स्पोर्ट्स की तरफ मेरी रुचि वापस बढ़ी आफ्टर एक्सीडेंट, तो बैडमिंटन से मैंने सिर्फ नीचे देखना नहीं, सामने और ऊपर देखना शुरू किया। तो उससे जब आपकी लाइन ऑफ विजन चेंज होती है ना, एक्चुअली आप में बहुत चेंजेस आते हैं। तो ये मैंने स्पोर्ट्स से सीखा है कि आप सामने देखिए, आप कॉन्फिडेंस से सामने देखिए, नीचे देख के ना चलिए। उसी से मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ। स्पोर्ट्स, मेरा भाई एक बैडमिंटन प्लेयर है, तो हम उसके वो जब भी कोर्ट बुक करता था तो वो हमेशा मुझे बोलता था कि मैंने कोर्ट बुक किया जा करके। तो हम लोग और अगर वो कोर्ट नहीं बुक करता था तो थोड़े टाइम के बाद तो मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया कि मैं ही जाके कोर्ट बुक, ऑफिस से आते आते रास्ते में मैं कोर्ट बुक करके आई, और मैंने उसको बोल दिया रहता है कि ये दिन का कोर्ट बुक हो चुका है, चल चलते हैं खेलने। शाम को हम जाके खेलते थे, तो बहुत मजा आता था खेलने में। तो स्पोर्ट्स की तरफ मैं मेरी
पैरा स्पोर्ट्स की तरफ मेरा इंटरेस्ट इसलिए बढ़ा क्योंकि मैं ये स्पोर्ट्स खेलती रहती थी अपने लोकेलिटी में, पर मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए खेल रही थी। मुझे पैरा बैडमिंटन एक पैरा स्पोर्ट्स है वो नहीं पता था, पैरा स्पोर्ट्स होता है ये पता था, बट बैडमिंटन एक पैरा स्पोर्ट्स है उसकी कोई मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैं हमारे ऑफिस लेवल की टूर्नामेंट्स खेलती थी। तो एक बार मैंने 2011 में, मेरे एक्सीडेंट के 2 महीने पहले, मैंने मेरी इंटर कंपनी टूर्नामेंट खेली थी, उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी। और हमारे में मल्टी कल्चरल क्राउड होता है, मल्टी कंट्रीज का क्राउड होता था, मल्टीनेशनल कंपनी थी, एक एटॉस इंडिया करती थी, तो मल्टीनेशनल कंपनी थी, तो हमारे क्राउड भी मल्टीनेशनल थे, तो काफी अलग अलग कंट्रीज से लोग पार्टिसिपेट करते थे टूर्नामेंट में। और उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो इट वाज लाइक ये ग्रेट, क्योंकि मैं बैडमिंटन की प्लेयर रह चुकी थी, तो मैं जीत गई तो अच्छी बात थी। बट फिर जब एक्सीडेंट वापस के बाद जब मैंने वापस वो गेम खेला, तो मेरे ऑफिस के सब लोगों ने मुझे एनकरेज किया कि आप आके हमारे साथ ऑर्गेनाइजिंग में हेल्प कीजिए। तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए गई और मेरा बैडमिंटन में बोलते हैं रैकेट और शूज सब लेके आइएगा, मैं लेके गई। पर वो टूर्नामेंट खेला तो वापस मुझे गोल्ड मेडल मिला, बट ये टाइम विद डिसेबिलिटी। तो मेरे ऑफिस में मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिला, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया मेरी ऑफिस मुझे और एनकरेज करती गई, मुझे इंडोर कॉम्पिटिशंस में भेजती रही। तो उस दौरान मैं बहुत सोशल मीडिया पे पोस्ट करती थी, मेरे फेसबुक पे तब तक बहुत ही डिसेबल्ड फ्रेंड्स बन चुके थे, कम्युनिटी में मैं एक्टिव पार्टिसिपेंट बन गई थी। तो उसमें से एक जन ने मुझे बोला कि आप क्यों पैरा बैडमिंटन नहीं खेलते, आप एबल बॉडी के साथ खेलते। तो नीरज जॉर्ज करके थे केरला के इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर, जो खुद एक एम्प्यूटी थे, और उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि आप पैरा बैडमिंटन खेलिए। तब मुझे पैरा बैडमिंटन पता चला। और 2014 में मेरे बोल सकते हैं के 2 साल बाद मैंने एक नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला, और वहाँ मुझे सिल्वर मेडल मिला, और उस तरह से मुझे इंट्रोडक्शन मिला पैरा स्पोर्ट्स में। तो 2015 से मैं इंटरनेशनली खेल रही हूँ, और 2015 से मैं इंटरनेशनली इंडिया के लिए मेडल लेके आ रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या क्या ठीक है आपको मजा आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर एक एक्सक्यूज होता है। मतलब इंडिया में डिसेबिलिटी के बाद जो ये थॉट प्रोसेस बना हुआ है ना, बहुत लोगों को देखते हैं नॉट इन नेगेटिव एस्पेक्ट, किसी से बातचीत भी कर रहा था कि वो थॉट प्रोसेस है। किसी से अभी रिसेंटली जो विनर्स थे उन्होंने किसी से बात करा, तो मुझे लगा कि वो ना दो एक्चुअली थॉट प्रोसेस ग्राउंड लेवल पे चेंज करने की जरूरत है, जहाँ पे डिसेबिलिटी का मतलब है कि लोग मंदिर या मस्जिद के बाहर मिल जाते हैं, है ना। तो वहां पे आई डोंट नो वो आसान होता है उनके लिए, क्या होता है क्या नहीं होता है उनका। तो क्या चीज थी जो आपको मोटिवेट करी? आप आराम से आप जॉब कर रहे थे, कोई इशू नहीं था, अभी नहीं भी करते तो भी अच्छा था, तो फैक्टर क्या है कि आप अपने आपको पुश करते हो? मुझे लगता है कि आपका पैशन आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में मदद करता है, आपकी रुचि, और हमेशा हमारी रुचि हमें नए लोगों से मिलवाने के एक सूत्रधार होती है मेरे हिसाब से। और मतलब ये तो सामाजिक चीजें हैं, राइट, कि आप जैसे आपकी पसंद की चीजें करते हैं तो आप और लोगों से मिलते हैं जो उसी पसंद की चीजें मिलते हैं, आपके इंटरेस्ट सिमिलर होते हैं, आप ऐसे लोगों से मिलते हैं। तो पर अपॉर्चुनिटी की बहुत ही इम्पोर्टेंस है, मैं कहूँगी कि क्योंकि पैरा स्पोर्ट्स में अपॉर्चुनिटीज है, आप इसलिए हम पीपल विद डिसेबिलिटीज को आप देखेंगे कि पैरा स्पोर्ट्स हम खेल रहे हैं। डेफिनेटली इंडिया में क्योंकि डिसेबिलिटी के लिए अपॉर्चुनिटीज कम है, उतनी ज्यादा है, इसीलिए आप बोलेंगे कि आपको लोग वहाँ दिखेंगे जहाँ शायद आप देखना ना पसंद करें, और उससे एक सामाजिक एक मेंटल बैरियर्स बन जाते हैं उसके लिए, और हमारे एक माइंडसेट भी चेंज हो जाता है कि हमें यहाँ पर इन लोगों की मदद करनी चाहिए। बट जब जहाँ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है वहाँ पर मेरे हिसाब से इश्यूज कम हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ बस उसी की एक देर है, एक फायर तो जल चुकी है अपॉर्चुनिटीज को लेकर, उसके बाद ऊपर बातचीत हो रही है। आज अगर आप और मैं बात करें, इसी तरह बहुत सारे मीडियम्स और पोडियम्स और बहुत जगहों पर ये सारी चीजों के बहुत डिस्कशंस हो रहे हैं, जहाँ पर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन की बातें करते हैं। और आप जैसे जैसे लोगों को एजुकेशन, जॉब और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देंगे, वैसे आप देखेंगे कि लोग कितना आगे बढ़ेंगे। और जब तक हम इससे पीछे हैं, तब तक आपको दिखेगा कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। इश्यूज ओनली विद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, सोसाइटी लेवल पे देखें, जैसे हम मान लीजिए मॉल्स में जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, या फिर नॉर्मल रोड्स में जो अवेलेबिलिटीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से, समाज की तरफ से,
गुड़गांव में कई सारे मॉल्स देखता हूँ, वहाँ पे एंट्री के लिए प्रॉब्लम होती है ना, कि नीचे जा नहीं सकते अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं, कैसे कोई अंदर कर सकता है? इन चैलेंजेस को आपने फेस किया, कुछ इस तरीके के चैलेंजेस देखे और किस तरीके से देखे? देखिए, मेरे हिसाब से इंडिया में अभी फिलहाल 2 चैलेंजेस तो अभी के अभी मैं बता सकती हूँ, फिजिकल बैरियर्स और मेंटल बैरियर्स। और मेरे हिसाब से डिसेबिलिटी जो है वो सिर्फ बैरियर्स की वजह से है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं जब पानी में तैरती हूँ ना, तो मुझे डिसेबिलिटी फील नहीं होती, क्योंकि बैरियर नहीं है। वाटर एज अ मीडियम इज नॉट गिविंग मी अ हार्ड टाइम। बट जब मैं एक जगह पर खड़ी हूँ और मुझे तीसरे माले पर जाना है, उधर लिफ्ट नहीं है, तो क्योंकि ये फिजिकल बैरियर है, इसलिए मुझे लगता है वो मुझे डिसेबिलिटी है। अगर मुझे लिफ्ट होगी तो मुझे नहीं फील होगा कि मुझे डिसेबिलिटी एक हैम्पर करती है मेरे ग्रोथ में, मुझे आगे बढ़ने के लिए। उसी तरह इंडिया में मेंटल बैरियर्स भी है, जैसे कि सोच कि ये नहीं कर सकेंगे, या इनमें वो क्षमता नहीं है। ऑफिस में, स्कूल में, हम कई जगहों पर देखते हैं लोगों की धारणा है कि ये नहीं कर पाएगा या इससे नहीं होगा। तो वो मेंटल बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सोसाइटी में। तो वो जैसे जैसे हम ब्रेक करेंगे अपना काम करके, तो मुझे लगता है हमारे जनरेशन को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। जैसे विमेन को आगे बढ़ने के लिए कितने बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं, उसी तरह मुझे लगता है कि एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी भी हमें आगे बढ़ना है, तो हमें अनेक ऐसे बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा ही। और ये जनरेशन को वो हार्डशिप सहनी है तो सहनी है। अब तो हमें अपने आप को ही मन को मक्कम करना ही हमारे हाथ में है। एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारे हाथ में है कि हमें अपना मन और मक्कम करना है, और लोगों पे वो धारणा, स्टीरियोटाइप्स, उसको हमें चेंज करना है। अच्छा, कुछ हाँ, तो आप अगर मुझे कहे कि हमारे मॉल्स एक्सेसिबल नहीं है, कि हमारे बसेस में व्हीलचेयर नहीं जा पाती, तो वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो तो है ही। सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा समाज नहीं समझता कि व्हीलचेयर का एंट्री दे देंगे तो कोई नुकसान है। सबको चाहिए कि वो हो, पर एक कॉस्ट एसोसिएटेड आ जाता है, लोग बोलते हैं छोड़ो, इतना चेंज नहीं करना। तो मैं वो लोग जो लोग सत्ता में है, जो पावर में है, जिनके हाथ में डिसीजन मेकिंग है, उनको कहना चाहूंगी कि एक चेंज से आप जब डिसेबल्ड को हेल्प करते हैं, उनके लिए आप सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं करते। आप जो एक माँ है, उसके पास एक प्रयास है, तो वो भी उसी रैंप यूज कर सकती है। आपकी कोई व्हीलचेयर में मम्मी पापा है, वो व्हीलचेयर में जा रहे हैं, उनका पैर मुड़ गया है, व्हाटएवर, या तो किसी बच्चों का फ्रैक्चर हो चुका है हाथ या पैर, तो सबको ये हेल्प होता है। और जब फ्रैक्चर होता है तो वो तो एक हील होने का, वो तो मतलब लोगों को लगता है ये तो 2 महीने की असुविधा है, बट हमारे लिए तो ये जीवन भर की असुविधा है। और वो जब तक असुविधा पे हम काम नहीं करेंगे तब तक हम पीछे रहेंगे। और समाज में ना सिस्टम्स वो होने चाहिए जो सबसे डाउन ट्रॉडन और मिजरेबल, ये तो जस्ट वर्ड्स है, बट ये तो एक सोशियोलॉजिस्ट के वर्ड्स हैं कि इफ वी डू नॉट डेवलप सिस्टम्स, और if the most efficient systems are the ones that we design for the most miserable and the most downtrodden of the people, जिसका कहने का मतलब है कि आप सब लोग, स्पेशली वो जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, आप जब उनके लिए सिस्टम्स डिजाइन करते हैं तो वो सबको यूज होती है। पर हम क्या करते हैं, हम जो 60% लोग हैं उन्हीं के लिए सिस्टम्स डिजाइन करते हैं, और वो 40% जो लोग हैं उनको हम बोलते कर लेंगे, पर वही सबसे ज्यादा जरूरतमंद होता है। तो जब तक हम वो 40% के लिए नहीं बनाते ना, तब तक वो 100% आप तो नहीं देख पाएंगे। इसलिए आप मुझे अगर पूछेंगे कि हम हर जगह पर एक ब्लाइंड पर्सन क्यों नहीं देखते, या हम लोग को हमेशा व्हीलचेयर में चलते हुए क्यों नहीं देखते। मैं दूसरे फॉरेन कंट्रीज में जाती हूँ, वहाँ लोग व्हीलचेयर में घूम रहे हैं आराम से। वहाँ तो इतना मस्त होता है कि एक बंदा व्हीलचेयर चला रहा है, उसके ऊपर एक रॉड लगा हुआ है, तो उसके साथ कोई और भी साथ में टैगल ऑफ कर रहा है, ताकि वो उसका भी डिस्टेंस रिड्यूस हो जाए, उसको भी सुविधा मिल जाए। तो व्हीलचेयर तो सुविधा हो गई। लोग वेट करते हैं हमें कब व्हीलचेयर चलाने मिलेगा, क्योंकि उससे उनके बहुत सारे बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं। बट हमारी कंट्री में क्योंकि वो बेनिफिट्स है नहीं, तो हम सोचते रहे नहीं डिसेबिलिटी को लाइफ में भगवान। बिल्कुल, मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल है कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर की बात करें, जब वो प्लेन से उतर रहे थे तब भी साइड में उनके पकड़ने के लिए लगा रहता है, वो एक सहारा है, वो जरूरी नहीं कि वो गिरेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। तो हाँ, पब्लिक प्लेसेस पे बहुत ज्यादा नहीं दिखते हैं, उसमें दोनों कारण से आपने कुछ चीजें बताई। मुझे लगता है कि जो लोगों की सोच है वो भी कहीं ना कहीं मैटर करती है, कि वो एक अजीब नजरिए से भी देखता है। उस सोच का ही मुझे लगा हो सकता है सोच, पर
वही तो सोच बदल रही है। हाँ वही हाँ वो चीज मतलब है। अच्छा आपने 2014 में स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, कुछ चेंजेस देखे आपने? बहुत चेंजेस देखे। स्पोर्ट्स में तो मैं आपको कह नहीं सकती उतने चेंजेस देखे मैंने। मेरा स्पोर्ट्स पहले अंडर फंडेड, पहले नॉन फंडेड था, फिर अंडर फंडेड रहा और अभी फुली फंडेड है। इंडिया के टॉप एथलीट्स को आज गवर्नमेंट टॉप्स करके स्कीम में हमें सपोर्ट कर रही है। वही टॉप स्कीम, उसका नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम। उसमें हम सबको सपोर्ट मिल रहा है, चाहे हम एबल बॉडी हो कि हम पैरा एथलीट हो, हमको सबको सिमिलर सपोर्ट मिल रहा है। सिमिलर नहीं, सेम सपोर्ट मिल रहा है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो अप्रूव होती है गवर्नमेंट के पॉलिसीज में। तो ये चेंज फंडिंग और सपोर्ट गवर्नमेंट का, क्योंकि हमारी कंट्री चाहती है कि हमारा कंट्री मैक्सिमम मेडल मिले, जीते। और कंट्री को फर्क नहीं पड़ता वो एबल स्पोर्ट हो कि पैरा स्पोर्ट, मेडल है। कंट्री भी चाहता है मेडल है। जब हम मेडल जीतते हैं तो वही नेशनल एंथम बजता है, सभी के लिए वही नेशनल एंथम बजता है। तो क्यों हमको क्यों सेम रिसोर्सेज यूटिलाइज करके सेम मेडल ले रहे हैं, तो क्यों कोई भेदभाव? गवर्नमेंट जानती है और गवर्नमेंट उससे पूरे स्टेप्स ले लिया। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी हो चुकी, मैंने देखा है लोगों का माइंडसेट भी बहुत बदला है कई सालों में। यंगस्टर्स विद डिसेबिलिटीज को लेकर अभी 2016 में एक राइट्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट पास हुई है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री की जो एक्ट है या तो ये रूल है या तो ये जो गवर्नमेंट ने जो क्रिएट किया है पॉलिसीज, वो वर्ल्ड में आज के तारीख में सबसे बेस्ट पॉलिसीज है। तो वो हमारी कंट्री ने वो बिल जो है वो एक्ट के तरह पास किया गया है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल 22 डिसेबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड है। हमारा पॉपुलेशन चाहे काफी बड़ा है, इंडिया 1.4 बिलियन है, पर डिसेबल्ड पॉपुलेशन में इंडिया के पास अभी बहुत बड़ा नंबर है। पॉलिसीज में काफी चेंजेस आ रहे हैं और आने वाले हैं कुछ सालों में। इंडिया अभी नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स के लिए बिड किया हुआ है, तो हम इंडिया वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर हमें वो बिड मिलता है तो अहमदाबाद में 2036 की ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स होने वाली है। तो उसके बाद भी जब हम देखेंगे तो एज सिटीज एक एग्जांपल्स बनेगा, क्योंकि जब हम ओलंपिक गेम्स होस्ट करते हैं तो हम पैरालंपिक गेम्स भी होस्ट करते हैं। इसका मतलब कि आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेबल फ्रेंडली बनाते हैं, आप अपने मॉन्यूमेंट्स, आप अपने आर्किटेक्चर हेरिटेज सबको आप डिसेबल फ्रेंडली बनाते हैं। या तो मैं कहूँगी डिसेबल फ्रेंडली नहीं, मैं कहूँगी एक्सेसिबल। तो उसके कारण हम टूरिज्म में भी इम्प्रूवमेंट देखेंगे और इंडिया के जीडीपी में उसके कारण इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से एक कंट्री का ग्रोथ जो है ना, वो उसके मेडल्स डिटरमाइन करते हैं। और कौन से मेडल्स? वो मेडल्स जो पैरा एथलीट्स जीतते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंट्री जो अपने डिसेबल्ड एथलीट्स के ऊपर खर्चा करके उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है, वो कंट्री वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज है। आप आज मेडल टैली ही आपको बता सकते हैं कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है और अंडर डेवलप्ड है। और एक कंट्री को आगे बढ़ना है और उसको अपने आप को दिखाना है कि हम वर्ल्ड पावर है और सुपर पावर है, तो वो आपका मेडल टेबल बताता है। इसीलिए हम भी चाहते हैं, इंडिया भी चाहता है कि हम वो होस्ट करें गेम्स, और हम भी वर्ल्ड को देखता है कि वी आर आउट देयर प्रेजेंट। इंडिया इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन टर्म्स ऑफ इट्स ट्रेड रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स, एवरीथिंग। ओनली थिंग व्हिच इज मिसिंग इज योर मेडल्स और योर थिंग्स। और कोई भी कंट्री जो अपने आर्ट्स, म्यूजिक, साइंस और क्राफ्ट, मतलब आर्ट, म्यूजिक, साइंस, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, इन चीजों में ध्यान देती है, उसमें लोग, वो कंट्री टॉप होती है। और आप वो चीजों में ध्यान कब दे सकते हैं? जब आप एक स्टेबल कंट्री हो, आपके यहाँ वॉर्स ना हो, आपके यहाँ पर इतनी स्टेबिलिटी हो, तब जाके आप अपने म्यूजिक और आर्ट्स और कल्चर और उन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हम डेवलप कंट्री बन रहे हैं 2047 तक, तो हमें ये सारी चीजों पर काम करना अभी से स्टार्ट करना है। और गवर्नमेंट के स्टेप्स उस पे अभी आप देखेंगे तो चालू हो चुके हैं। अच्छा, ये हो गई स्टार्टिंग में कि जो प्लेयर के एंड पे, स्पोर्ट पर्सन के एंड पे, वहाँ पे गवर्नमेंट का या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का एक फोकस होना शुरू हुआ है कि फंड्स वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट करने शुरू किए। जब कोई भी प्लेयर आता है, वो ओलंपिक का एक पैरा ओलंपिक्स का, क्या दोनों को सेम वे पे जो रिवॉर्ड होते हैं थ्रू गवर्नमेंट सेम है? वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सेम है, स्टेट लेवल में काफी डिफरेंसेस है, बट स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट।
स्पोर्ट्स इज नॉट सेंटर सब्जेक्ट। तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें थोड़ा देखते हैं। स्टेट की पॉलिसीज में अभी भी बहुत स्टेट्स है जिनकी पॉलिसीज को चेंजेस करने की जरूरत है। अच्छा, अगेन एक थॉट प्रोसेस है ऑफलाइन, वो मेरे दिमाग में क्वेश्चन भी आया है। बहुत सारे लोग होते हैं जो नंबर 1 के लिए लड़ रहे होते हैं जब प्लेयर, है ना, किसी को भी जीतना है, हारना किसी को पसंद नहीं है, बट अब सोचिए कि किसी के कैरियर में भी अगर कोई 300 गेम खेला हुआ है तो जो उनके विन्स होंगे वो 10, 20, 30, 50 बहुत बड़ा नंबर है कि उसमें गोल्ड मेडल अगर इतने भी है या फिर नंबर 1 पोजीशन का इतना भी है, तो जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले पोजीशन तो उनका क्या थॉट प्रोसेस होता है? कई बार नहीं हो पाता है, सब कोई खेल को नंबर 1 क्लियर है बट वो नहीं हो पाता, तो किस तरीके से उसको अडॉप्ट करते हैं उस सिचुएशन? आज ही मुझे दूसरी बार ये सवाल पूछा ओके। देखिए, गेम है। गेम का मतलब क्या है? दो जन खेलता है, एक जन जीतता है, एक जन हारता है। विनिंग का प्रोबेबिलिटी 50%, उतना ही प्रोबेबिलिटी लूजिंग का है। उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। और ये इकलौती चीज है जहाँ पर विनिंग में आपको 50% प्रोबेबिलिटी मिलती है। बाकी कोई भी फील्ड में आपको इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं मिलती, विच इज सक्सेस की इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी। पर क्योंकि इतना बड़ा बिकॉज इतना सारी चीजें आर एट स्टेक, तो बहुत आपको उसके लिए सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में चल रहा है, पूरे दुनिया में लोग उसी चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, वही पोजीशन, वही रैंकिंग, वही मेडल। तो कंपटीशन कट थ्रोट है। अब आईआईटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एग्जाम देनी है, बट इतनी सीट्स है, 20,000 सीट्स है समझो टोटल इंडिया की, तो 5 लाख बच्चे दे रहे, तो भी मतलब बच्चे अगर आईआईटी में नहीं मिलता तो आपका कोई दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो हो ही जाता है। अच्छी टॉप कॉलेजेस के लिए तो लोग कर ही देते, बट स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता। स्पोर्ट्स में एक ही अपॉर्चुनिटी है, वही आपको ग्रैब करनी है, तो इसलिए लॉस के ना वो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एज एथलीट्स हम वो समझते हैं और हम मेहनत भी वही स्पॉट के लिए करते हैं, उसी मेहनत वो, और सब लोग उतनी ही मेहनत करते हैं। पर जीतता कौन है पता है? जिसको सबसे ज्यादा हंगर है वो लेने का। तो जब, और इट्स ओके, सब मेहनत करते हैं और सबके अपने अपने टेक्निक्स होते हैं वो मेहनत करने के, तो हम एज एथलीट्स को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैं कैसे करती हूँ अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं इस तरह से करती हूँ कि हार जीत लगी रहती है, ये तो हमें बोलना है अपने आप को, पर क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीजें यूज की है, जैसे मैंने अपना एक्सीडेंट में इतनी बड़ी चीज करवा दी, तो मुझे लगता है कि मैंने अपने लाइफ में एक टाइम पर इतनी बड़ी चीज खो दी, तो एक गेम क्या है जो तो नेक्स्ट थोड़े टाइम में वापस एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी लाइफ में आगे बढ़ने की। सेम गेम्स, क्योंकि ओलंपिक्स भी 4 साल में एक बार होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2-2 साल में हो रहे हैं, ये नहीं तो दूसरा, बस लगन लगा के अपने पूरी दिलो जान से आप मेहनत करो तो सक्सेस कैसे ही नहीं मिलेगा। और सबसे ज्यादा सुखी वो लोग ही होते हैं जो पूरी मेहनत करते हैं, क्योंकि जो हमारा कल्चर बहुत रिच है इंडिया का। मुझे सहारा मिलता है जैसे गीता पाठ हो गया, जैसे उसमें कि आपका जो गीता कहता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, मतलब बहुत सिंपल लाइन है और हमेशा मुझे वो लगता था कि इट्स अ ग्रेट लाइन, पर वो ऐसा जब आप सीरियसली कर्म करते हैं और जब नहीं फल मिलता तब वो लाइन ज्यादा मैटर करती है क्योंकि तब पता चलता है कि व्हाट डज इट मीन टू वर्क हार्ड एंड हार्ड एंड हार्ड एवरी सिंगल डे। जब हम तो एवरी डे मेहनत करते हैं तो वो एक सीख मिलती है, तो ये सीख तो हमें लेनी ही है, यही स्पोर्ट्स सिखाता है। बिल्कुल, मुझे लगा आप जिक्र है लाइक अगर दूसरे एंड पे देखें तो एक प्लेयर के एंड पे वही है, जिस तरीके से यूपीएससी में आप प्री मेंस इंटरव्यू में पहुंच गए, बट अगर वहां पे फेल हुए तो आपको प्री से वापस तैयारी करनी है ना। हर गेम में यही होता है मुझे लगता है कि वो आपको उतनी फिर तैयारी सबकी मेहनत के साथ में फिर ज्यादा नंबर होंगे, सबको सिलेक्शन करवाना है। पर जो लोग का समझो सिलेक्शन ना भी हो, अपना उनका एज लिमिट फिनिश हो जाए और उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना हमेशा 100% ही दिया समझो अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो वो लोग ने भी तो मेहनत ही की ना। ऐसा नहीं कि उनकी मेहनत कम रहेगी, शायद लिखने में या तो जो परख रहे उसमें जो भी हम कुछ बोल नहीं सकते, तो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता, वो तो हमें हमेशा सीखना है, बाकी हुआ ना हुआ वो हमारे हाथ में नहीं होता। अच्छा, टाइम वेस्ट स्लोगन हम लोग सुनते रहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बर्बाद। हमारी यूपी में स्लोगन हमेशा चलता है, बच्चों को बोला जाता है,
तो कुछ चेंज लगा है आपको, या आपने इस तरीके का थॉट प्रोसेस से नहीं गुजरे आप? मेरे तो पेरेंट्स कहते थे पढ़ो लिखो और खेलोगे हाँ, कि पर्सनालिटी जो डेवलप करनी है आपको वो तो हर एरिया में ही करनी है। हर एरिया में आप इंडल्ज करोगे कोई बना सकते हैं। सिर्फ पढ़ोगे तो आप सिर्फ पढ़ाकू ही कहलाओगे, पर आपको हर एरिया का नॉलेज होना चाहिए। तो हमें हर चीज का बचपन से हमें मेक श्योर किया कि हम बुक्स भी पढ़े, हम लिखे, हम स्पोर्ट्स करें, हम आर्ट्स के तरफ कोई भी आर्ट्स की तरफ रुचि ले, क्रिएटिव स्टाइल को अपना आगे बढ़ाएं, रंगोली जैसी चीजों पे भी ध्यान दें। मतलब इन द सेंस कि जो हमारे यहाँ चलती है छोटी छोटी चीजें, वो हर चीजों पे एक्सप्लोर करना चाहिए सारा। करेक्ट। स्पोर्ट्स में भी मैंने अलग अलग फील्ड में एक्सप्लोर किया। मैं फुटबॉल की कोचिंग जाती थी, पर मैं स्कूल के लिए बास्केटबॉल भी खेलती थी, वॉलीबॉल खेलती थी, 100 मीटर्स, पता नहीं हर एथलेटिक्स के इवेंट में हमारी टीचर हमें एंट्री करती। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। कोई पढ़ के भी आप नवाब नहीं बन पाते और स्पोर्ट्स पर्सन बन के भी नहीं। आपको सब आना चाहिए। लोग कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज ऑलवेज अ विनर इन लाइफ। अच्छा, दो चीजें कि एक तो आप इसको मतलब अगर बैडमिंटन की बात करें तो इसको अपना एक किसी मतलब इंडिविजुअल को आप कोड करना हो या उसका नाम लेना हो, किसने आपको सिखाया है, किसको गुरु मानते हैं? साथ में अगर करेंटली हम देखें इंडिया में सिचुएशन है जो ट्रेनिंग पर दूसरे फ्रंट पे ट्रेनिंग किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से प्लेयर्स से मेरे बैडमिंटन में तो बहुत मोटिवेशन था, बट मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जिसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो मेरा छोटा भाई है। बचपन से ही वो तो कम्पीट करता था कि मैं मानसी को हराऊंगा। फिर मुझे वो सिर्फ तब हरा पाया जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो यू नो मतलब हमने बहुत साथ में अप डाउन्स देखे हैं हमारे बैडमिंटन में। बट अभी मैं ट्रेनिंग करती हूँ राजेंद्र सर करके है जो मुझे प्रोफेशनल अकेडमी में कोच है, तो उनके साथ ट्रेनिंग करती हूँ। उन्होंने मुझे काफी सिखाया है। मुझे बैडमिंटन में बट हैदराबाद तो मुझको बैडमिंटन सिखाया था मेरे फादर ने, और फिर उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला कि उनके ट्रेनिंग चलती थी लिमाय सर की, तो मुझे लिमाय सर के पास भेजा अपनी प्रोफेशनल तो नहीं मतलब बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट करना। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ हमारे बैडमिंटन कैंप में, समर कैंप में, उसके थ्रू हुआ। तो उधर मुझे दामले सर करके है, विलास दामले सर, उन्होंने मुझे बैडमिंटन सिखाया। वैसे बहुत लोग हैं जिनके वजह से मैं बैडमिंटन सीखी एज अ स्पोर्ट्स और मुझे पसंद है। अच्छा, अभी सिचुएशन चल रही है कि कुछ उसमें ट्रेनिंग की बात करें। ट्रेनिंग के लिए इंडिया में तो अच्छी फैसिलिटीज है, बट पैरा स्पोर्ट्स क्योंकि एकदम एक नीच स्पोर्ट्स है और लोग जो एकदम रुचि रखते हैं वो ही देखते हैं, सब नहीं देखते हैं। और उसका इतना पॉपुलैरिटी अभी तक तो नहीं हुआ है अपने कंट्री में, पर स्पोर्ट ग्रो हो रहा है। इंडिया एन इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो स्पोर्ट्स भी उसी तरह ग्रो हो रहा है, अच्छे रेट पे ग्रो हो रहा है। लोग आते हैं अभी हमारे मैचेस देखने। पेरिस में अगर आप देखेंगे बैडमिंटन कोर्ट्स फुल थे ऑडियंस में, तो बाहर से भी लोग आ रहे थे अपने मैचेस देखने। इंडिया के कितने लोग आए थे। मेरी तो एक फ्रेंड आई थी, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज की एक लड़की, बोलते कि मैं तो आ रही हूँ पेरिस में मैचेस देखने, और हम देख रहे हैं कि ये पैरा स्पोर्ट्स देखने भी लोग खर्चा करके आ रहे हैं, तो लोग इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। मुझे तो गए काफी, मेरे भी कुछ रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे, वो लोग एक्चुअली उन्होंने ओलंपिक्स देखा हुआ है। अच्छा, मतलब इंटरेस्ट लोगों का जग रहा है क्योंकि हमारे पास हमारा मीडिया अच्छे से कवर कर रहा है अभी, एक स्टोरीज आ रही है लोगों की बाहर। तो ट्रेनिंग के फ्रंट पे सब कंट्रीज अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहा है। इंडिया का स्टैंडिंग कैटेगरी SL3 में अभी तक वर्ल्ड में टॉप में है। कोरिया करेंगे तो कोरिया इज वन ऑफ द बेस्ट इन व्हील चेयर ट्रेनिंग। तो इस तरह से यूके हो गया इट्स बेस्ट इन SH6 की ट्रेनिंग। वैसे कुछ कंट्रीज में ना एक स्पेशलिटी है उनकी कि ये कैटेगरीज में तो वो बेस्ट ही कहलाते हैं। तो हम स्टैंडिंग SL3 में अभी फिलहाल बेस्ट हैं। ओके, अभी हाल फिलहाल में 24 वाला खत्म हुआ है गेम। दोनों में तो ओलंपिक्स हैं प्लस पैरा ओलंपिक्स, इन दोनों में आप किस तरीके से कुछ और इम्पैक्ट हो सकते थे, सही रहा? दूसरा जिस तरीके से विदेश का कुछ हो सकता था वहाँ पे, वो कुछ क्या कमेंट्स हैं? मैं एज एथलीट ये सब चीजों पे कमेंट नहीं करना चाहती।
एक्चुअली। ओवरऑल आपका ठीक था, सही था वो आई थिंक इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, वी कुड डू मोर, हाँ। बट आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने फंडिंग में या ट्रेनिंग में या किसी भी चीज में कोई भी कमी छोड़ी। हाँ। तो इट्स ऑल अबाउट कि हम और टैलेंट को फाइन ट्यून करें, उनको और बेटर करें, उसी से हमें और रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो एथलीट्स के साथ हुआ, जैसे विनेश या फिर काफी कोई भी, तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो हुआ। आपका क्या है, क्या नेक्स्ट आगे कौन सी गेम्स आने वाले हैं? अभी मैं नेक्स्ट हमारा एशियन चैंपियनशिप होगा थाईलैंड में नेक्स्ट ईयर, जो चाकरी में बहुत सारे लोग हैं जो स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, नए लोग हैं, इनके लिए क्या क्या कुछ फैक्टर है, क्या क्या कुछ जो 2-3-4 पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर उनके मैटर करते हैं, उसको उनको स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, दूसरे वर्टिकल्स भी, कोई बिजनेस एंट्री करना चाहता है, नया स्टार्टअप करना चाहता है, कुछ भी हो सकता है उनके लिए। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से आपने जर्नी देखी हुई है, उनके लिए क्या पॉइंट्स हैं? नए एथलीट्स को तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी आपके चैलेंजेस है उसको वन बाय वन फोकस कीजिए। अब चैलेंजेस में क्या होता है हमारे स्पोर्ट्स में, नंबर 1 इज ट्रेनिंग। अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेनिंग की और बेटर रिक्वायरमेंट है, तो आप नए लोगों से कनेक्ट करके अपने ट्रेनिंग में वो सारी चीजें लाइए। ट्रेनिंग में आपको लगता है एक फिजियो, एक न्यूट्रिशनिस्ट, आपके कोच ऑफ कोर्स और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, ये 4 आपके अगर परफेक्ट है तो आपकी ट्रेनिंग परफेक्ट है। इसमें से कोई भी एक एरिया आपका वीक हो रहा है तो आप फिगर आउट कीजिए कि इस कौन से एरिया पे आप वर्क करना चाहते हैं। ये ट्रेनिंग पार्ट होता है। सेकंड पार्ट होता है फंडिंग। एथलीट्स के लिए टूर्नामेंट्स में जाना, रिप्रेजेंट करना, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैं एथलीट्स को कहना चाहूंगी कि आप अपने एमपी से स्टार्ट कीजिए, लोकल एमपी से लेकर आप आगे जाके अपने आपके एमपी लोकल एमपी एमएलए, अच्छा वो मैंने पहचान सा, तो आप उनके पास जाके फंडिंग से स्टार्ट कीजिए और वहां से लेकर आप आगे जा सकते हैं। अच्छा, इनके पास होता है एक्सेस फंड करने का स्पोर्ट पर्सन, ओके, और स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी को बहुत सारे एवेन्यूज में ये फंडिंग मिलती है। दूसरा है सीएसआर से फंडिंग लेना। कंपनीज जो भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है, तो वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। लिस्टेड कंपनीज आपके एरिया में जो कंपनीज का कुछ भी हेडक्वार्टर्स है, फैक्ट्री है या कोई उसका लोकेशन है, उन कंपनीज को आप लिखिए और बोलिए कि आप इस एरिया को बिलोंग करते हैं और आपको फंडिंग के रिक्वायरमेंट है। दे विल बी वेरी हैप्पी टू सपोर्ट यू। और वैसे ही आप एनजीओ, स्पोर्ट्स एनजीओ से बात करके कर सकते हैं। और अगेन गवर्नमेंट का तो फंड्स है ही। तो इस तरह से आप ऐसे 4-5 चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फंडिंग और ट्रेनिंग आपकी अगर टेक केयर हो जाती है तो आप एथलीट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, आप अपने टॉप एथलीट बन सकते हैं। बाकी के जो एवेन्यूज होते हैं, एजुकेशन में मैं चाहूंगी कि कोई भी एथलीट अपने आप को ये ना कहे कि मैं पढ़ता ही नहीं, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं। आपको सब में इंटरेस्ट होना ही चाहिए। आप अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको आपका एजुकेशन भी फिनिश करना है, आपको नए नए हॉबीज भी फाइंड करनी है। ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स ही करना है, नई हॉबीज भी करनी है और भी नई चीजों में रुचि रखनी है। अपने फैमिली पे, अपने रिलेशनशिप्स पे, सब पे टाइम देना है। इट्स नॉट कि मैं सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन हूं, हर चीजों में आपको ध्यान देना है। तो ये आप ओवरऑल डेवलपमेंट करें और आगे। चाकरी में कविशाला को बात कर रहे हैं और अभी मैं वो 2 लाइन भूल गया आपके जो पापा ने लिखी है, वो मैं आपसे सुनना चाहूंगा, तो आपको वो याद है? मेरे पापा ने एक कविता की 2 लाइन मुझे वो डेडिकेट की थी। बोले था कि चल सके तो मेरे साथ चल जिंदगी, वरना अपना रास्ता बदल जिंदगी। थैंक यू सो मच मैम, एक अच्छी बातचीत हुई और मिलते जो लोग भी देखेंगे कुछ उनकी लाइफ में इस बातचीत से कुछ फर्क हम ला पाए, कहीं पे भी वो कुछ उनके लिए यूजफुल हो।